डैनियल पर्ल 2002 में साउथ एशिया ब्यूरो चीफ के तौर पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम कर रहे थे और उनका बेस न्यू दिल्ली था। लेकिन वो अक्सर पाकिस्तान ट्रैवल करते थे क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का सेंट्रल पॉइंट बन चुका था। 9/11 के बाद अलकायदा, तालिबान और मुख्तलिफ जिहादी नेटवर्क्स के हवाले से दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर थी। डैनियल पर्ल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थे और वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिंक्स, फंडिंग और इंटरनेशनल कनेक्शंस पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि बैकग्राउंड नेटवर्क्स को एक्सपोज करना होता था। जनवरी 2002 के थर्ड वीक में वो कराची आए। उनका मकसद था कि वो एक अलेजेड रिलीजियस स्कॉलर से मिलकर रिचर्ड रीड यानी शू बॉम्बर के पॉसिबल लिंक्स पर मालूमात हासिल करें। ये मीटिंग ईमेल्स के ज़रिए अरेंज हुई थी। बाद में पता चला कि ये ईमेल्स फेक आइडेंटिटी के थ्रू भेजी गई थे। 23 जनवरी को डैनियल पर्ल अपने होटल से निकले और अपनी बीवी मैरियान को बताया कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। वो एक लोकल कॉन्टैक्ट के साथ रेस्टोरेंट के पास मिलने वाले थे, लेकिन वो मीटिंग ट्रैप साबित हुई। उस दिन के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और वो वापस होटल नहीं पहुंचे। अगले दिन अमेरिकन कॉन्सुलेट और मीडिया आउटलेट्स को एक ईमेल मिली जिसमें लिखा था कि डैनियल पर्ल को किडनैप कर लिया गया है। ईमेल के साथ उनकी तस्वीर अटैच थी जहां वो हाथ बंधे हुए बैठे थे और उनके सामने एक न्यूज़पेपर रखा गया था ताकि डेट वेरीफाई की जा सके। किडनैपर्स ने अपनी डिमांड्स भी मेंशन की, जिनमें ग्वांतानामो बे में बंद पाकिस्तानी कैदियों की रिलीज़ और यूएस पॉलिसीज़ पर प्रोटेस्ट शामिल था। ईमेल में एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज यूज़ की गई थी जो उस वक्त के जिहादी नैरेटिव से मिलती जुलती थी। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कराची पुलिस, FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ईमेल हेडर्स ट्रेस किए। साइबर फोरेंसिक्स उस वक्त इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ने इंटरनेट कैफ़ेज़ और फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक करने शुरू किए। कुछ ही दिनों में सस्पिशन अहमद उमर सईद शेख पर गया, जो पहले भी किडनैपिंग केसेस में इन्वॉल्व रह चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने फेक नेम से मीटिंग अरेंज की और फिर डैनियल पर्ल को मिलिटेंट्स के हवाले किया। फरवरी 2002 के शुरू में एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ जब एक वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें डैनियल पर्ल का मर्डर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिला दिया क्योंकि इस तरह का ब्रूटल एग्जीक्यूशन कैमरा पर रिकॉर्ड करना उस वक्त अनकॉमन था। इससे पहले गवर्नमेंट होप कर रही थी कि शायद नेगोशिएशन या रेस्क्यू पॉसिबल हो, लेकिन वीडियो के बाद उनकी डेथ कंफर्म हो गई। कुछ दिन बाद उनका जिस्म कराची के शाह लतीफ़ एरिया के करीब से मिला। इन्वेस्टिगेशन ने मल्टीपल अरेस्ट्स किए। 2002 में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अहमद उमर सईद शेख को डेथ सेंटेंस दी और 3 को अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई। कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग में उनका सेंट्रल रोल था। लेकिन सालों बाद लीगल ट्विस्ट्स आए। 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न कर दिया और सज़ा कम कर दी, ये कहते हुए कि मर्डर का डायरेक्ट एविडेंस क्लियर नहीं है। इस फैसले पर US गवर्नमेंट और डैनियल पर्ल के फैमिली ने सख्त रिएक्शन दिया। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और एक्विटल का फैसला भी आया, जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर और डिबेट पर गई। इस केस का एक और पहलू ये भी था कि 2011 में US जर्नलिस्ट असरा नुमानी और बाद में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि असल एग्जीक्यूशन किसी और ने की थी, जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट सर्कल्स में मशहूर था। 2014 में US ने अलकायदा लीडर अहमद फ़रूक की डेथ ड्रोन स्ट्राइक में कंफर्म की और कहा गया कि वो डैनियल पर्ल केस में इन्वॉल्व था। इससे केस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि मल्टीपल नैरेटिव सामने आए कि मास्टरमाइंड कौन था और एक्चुअल एग्जीक्यूशन किसने की। डैनियल पर्ल की बीवी मैरियान पर्ल ने बाद में किताब अ माइटी हार्ट लिखी, जिसमें उन्होंने किडनैपिंग के दिनों की डिटेल और अपनी पर्सनल स्ट्रगल बयान की। इस किताब पर हॉलीवुड फिल्म भी बनी जिसने केस को दोबारा ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। ये वाक़या सिर्फ एक जर्नलिस्ट का मर्डर नहीं था, बल्कि 9/11 के बाद के दौर की जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा और मीडिया फ्रीडम के लिए चैलेंज की निशानी था।